बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम देख रहे हैं हकीकत टुडे की स्पेशल रिपोर्ट जो है एसिड अटैक विक्टिम्स पर। जी हाँ नाज़रीन, आज राह चलते, घर में बैठे या फिर कॉलेज जाते, आज लड़कियां कहीं भी महफूज नहीं हैं। कोई अपने शौहर से तो कोई अपने ससुराल वालों से तो कोई ना कहने पर इनकी सजा भुगत रहा है आज तक। जी हाँ नाजरीन, आज बाजारों में एसिड और दूसरी हमलावर चीजें इतनी आसानी से मिलती हैं जितने की और मामूली अशिया बाजार में फरोख्त होती हैं। यही वजह है कि आज एसिड अटैक और हेट अटैक्स के केसेस हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा हैं और इनके अटैकर्स की गिरफ्तारी कम ही होती है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे अटैकर्स ऐसा घिनौना काम करके तो खुद भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ जिंदगियां बुरी तरह झुलस जाती हैं, जिनके बाद इन लड़कियों के, इन मजलूमों की जिंदगी दोबारा से इन्हें देना काफी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट उन तमाम खवातीन के नाम है जो एसिड या हेट अटैक विक्टिम्स और सर्वाइवर भी हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 एसिड अटैक्स होते हैं हर साल। जी हाँ नाज़रीन, ये अगर हाल है एसिड अटैक्स का, तो अगर हम बात करें दूसरी जानिब जहेज की लालच में लड़कियों को जला देना और इन्हें अजियत पहुंचाना, तो इनके केसेस इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि अक्सर इन केसेस को दर्ज किया जाता है तो अक्सर इन्हें खामोशी से दबा दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आग में जलना हो या फिर तेजाब की वजह से जिल्द का गल जाना, इन दोनों हादसात के बाद इनकी सर्जरीज काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। अक्सर ऐसे में विक्टिम्स अपनी सर्जरीज नहीं करवा पाते और ख़ासकर बात होती है पैसों की मजबूरी। नाज़रीन, अगर ऐसे में कोई मदद के हाथ इन्हें मिल जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। नाज़रीन, हमारी खबर है पूना से, जहां के मेडिकेयर हॉस्पिटल में डॉक्टर गणेश राख ने एक ऐसी ही मदद शुरू कर रखी है तमाम एसिड अटैक और बर्न अटैक विक्टिम्स के लिए। डॉक्टर गणेश ने इन तमाम विक्टिम्स के मुफ्त इलाज करने और इनकी सर्जरीज का खुद ही पैसा देने का इरादा किया है। इससे पहले भी इनकी कई सारी नेक कोशिशें अंजाम ये दे रहे थे, जैसे कि लड़कियों की पैदाइश पर इनके माँ बाप से पैसा ना लेना और इनकी पैदाइश पर स्टाफ और लोगों में मिठाइयाँ बांटना। इसी के साथ साथ नवमौलूद लड़कियों को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखने के लिए भी इन्होंने किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं लिया है अब तक। और अब इसी अस्पताल में ऐसी लड़कियों का भी इलाज किया जाएगा जो आज तक माशरे की नाइंसाफियों से अकेले ही लड़ती आई हैं। जी हाँ नाजरीन, पुणे के इस मेडिकेयर हॉस्पिटल को और भी करीब से जाना है हमारी करस्पॉन्डेंट्स ने। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। नाजरीन, ये तमाम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इस बात की गवाही देते हैं कि दिस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। अगर इनमें से हम कुछ हेडलाइंस पर नज़र डालें तो ये कहती है मुल्की वाचवा अभियान। सेकेंड, डॉक्टर सेव गर्ल चाइल्ड मिशन इंस्पायर्स मैनी। जी हाँ नाजरीन, इनके अंजाम दिए काम काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आइए नाजरीन, अब बात करते हैं डॉक्टर गणेश राख से, जो इस हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं और इन तमाम मुहिम को चला रहे हैं। नाजरीन, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के सक्सेस के बाद जो दूसरा बड़ा कदम इन्होंने लिया है वो है एसिड अटैक विक्टिम्स, टॉर्चर अटैक विक्टिम्स, हेट अटैक विक्टिम्स का फ्री में इलाज करना। इन लड़कियों की ज़िंदगी संवारने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम ले रहे हैं डॉक्टर गणेश राख। तो आइए नाजरीन, इनसे जानना चाहते हैं कि इस सफ़र में इन्हें कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो कौन सी बात थी जिसने इन्हें मोटिवेट की। तो आइए नाजरीन, अब जुड़ते हैं हम डॉक्टर गणेश राख से, जो कि मेडिकेयर हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। सर, सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप जो भी कैंपेन, जो भी मुहिम आप चला रहे हैं, सराहने लायक है, बहुत ही अच्छा और उम्दा काम अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। हमने ये हॉस्पिटल मेडिकेयर हॉस्पिटल 2007 में चालू किया। ये ट्रस्ट मेडिकेयर हॉस्पिटल फाउंडेशन के अंडर हम चला रहे हैं। ऐसे लाइफ में कभी नहीं लगा था कि कुछ लाइफ में बनना है या कुछ करना है। सिर्फ डॉक्टर इसलिए बना कि पिताजी कुली का काम करते थे और मुझे कुली का काम नहीं करना था, इसलिए मैं डॉक्टर बना। उसके बाद तो हॉस्पिटल चालू किया। हॉस्पिटल चालू करने के बाद 2012 में 3 जनवरी 2012 में हमने सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन चालू किया। सर, आप हमें बताएं वो कौन से कैंपेन है, कौन सी मुहिम है जो आप फिलहाल चला रहे हैं। हम कैंपेन में तो 3 पार्ट किया है कि सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन में 3 पार्ट है कि एक पहले पार्ट में हम लड़की होने के बाद डिलीवरी का कोई फीस नहीं लेते।
नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, कोई फीस नहीं लेते। उसके बाद कभी कभी बच्चों को NICU में रखना पड़ता है, तो NICU लड़की होने के बाद लड़की को NICU में रखना पड़ा तो NICU का भी हम कोई बिल नहीं लेते। और 1-1.5-2 महीने से हमने तीसरा कैंपेन शिवगढ़ चाइल्ड में चालू किया कि जो भी कोई दहेज की केस है, दहेज की वजह से जिन लड़कियों को जला दिया जाता है या जिन लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है या कोई दूसरा अटैक होता है, वो सब लड़की या लड़की की, वुमेन्स की हम टोटली फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो फर्स्ट स्टेप था सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन, जिसके तहत आप जब किसी को लड़की पैदा होती है तो कोई चार्जेस नहीं लेते, इर्रिस्पेक्टिव के ऑपरेशन से हो या नॉर्मल हो। तो क्या बात थी कि आपको लगा कि आपको ऐसा कोई कदम लेना चाहिए या ये कदम लेना ज़रूरी है? पहले तो ऐसा कभी नहीं लगा था लाइफ में कि हम दूसरे डॉक्टर से कोई अलग है, हम भी कॉमन मैन है, दूसरे डॉक्टर की तरह है। लेकिन हम जो हॉस्पिटल में जो चीज़ देख रहे थे उसके वजह से हमने एक कैंपेन चालू किया। जब कोई OPD के लिए पेशेंट आता था हमारे पास तो उनकी या उनके पूरे फैमिली की एक ही सोच थी कि लड़का होने वाला है, लड़की हो सकती है, उसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। बहुत से बार मैं उनसे बोलता था कि अरे लड़का हो या लड़की हो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, वो बोलते हो नहीं डॉक्टर, हमको लड़का होने वाला है, लड़का होने के लिए हमने बहुत से ट्रीटमेंट लिए है। एक डॉक्टर के हिसाब से मुझे कभी नहीं मालूम था कि लड़का होने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट है। तो उनसे बात करने के बाद उनको पता चलता था कि वो बहुत से फेक डॉक्टर के पास जाते थे या बाबा बुआ के पास जाते थे और लड़का होने के लिए ट्रीटमेंट लेते। जब पेशेंट कोई हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हो जाता है, सब रिश्तेदार आते हैं उस टाइम सब, और सब ये कि हमारे स्टाफ से एक ही बात बोलते थे कि क्या हुआ। माँ के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि उनकी तबीयत कैसी है, सिर्फ उनका एक ही इंटरेस्ट रहता है कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। लेबर रूम में माँ का पूरा ध्यान क्या होता है उसके ऊपर रहता है। जब लड़का होता है माँ बहुत खुश हो जाती है, वो पूरा लेबर पेन भूल जाती है। रिलेटिव को हम जब रिश्तेदार को बताते हैं कि लड़का हुआ तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो सबको फोन करते हैं, लड़का हुआ। हमारे स्टाफ को भी कांग्रेट्स करते, बधाई देते, हमारे हॉस्पिटल के सब स्टाफ को मिठाई देते, स्वीट्स देते, उनको कोई कभी स्टाफ को गिफ्ट भी देता है लड़का होने के बाद। मेन प्रॉब्लम आता है लड़की होने के बाद। जब हम बाहर जाकर जब बोलते हैं कि लड़की हुई तो उनकी रिएक्शन अच्छी नहीं रहती, वो बहुत से बार हॉस्पिटल से चले जाते हैं। लड़की को लेने के लिए वो कभी बहुत से बार सामने नहीं आते। जब हम वार्ड में पेशेंट शिफ्ट कर देते तो लड़का होने के बाद माँ की पूरी ख्याल रखते हैं ये लोग, उनके खाने पीने पे, बच्चे के फीडिंग के पूरा ध्यान देती है। लेकिन लड़की होने के बाद उनको माँ को देखने के लिए कोई नहीं आता। कभी कभी माँ घर के इतना प्रेशर रहता है घर वालों को कि तो टाइम पे फीडिंग भी नहीं करते। इतनी रिएक्शन लड़की होने के बाद इन लोगों की रहती है। मेरी इतने साल से प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगा कि लड़की हुई ये रिश्तेदारों को बताना एक डेथ डिक्लेयर करना जैसा मुश्किल काम है, क्यों उसमें भी रिएक्शन अच्छी नहीं रहती। जब लास्ट टाइम रहता है हॉस्पिटल का बिलिंग का, लड़का होने के बाद लोग खुशी से बिल देते हैं। मेरे पास कोई नहीं आता कंसेशन देने के लिए कि लड़का बिल को थोड़ा कम करो। लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है लड़की होने के बाद। लड़की होने के बाद इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता बिल देने में। बिल कौन देगा उसके ऊपर बहुत से बार वो लोग झगड़ा करते हैं कि ससुर वाले देंगे या मायके वाले देंगे। ये सब बहुत से 2-3 साल से मैं देख रहा था और ऐसा लगा कि चलो ये लोग लड़की होने के बाद बिल नहीं देती या उनको इंटरेस्ट नहीं रहता लड़की होने के बाद। लड़का होने के बाद खुशी से बिल देते, तो क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे कि हम सिर्फ लड़का होने के बाद ही बिल लेंगे, लड़की होने के बाद 1 रुपये भी बिल नहीं लेंगे। ये लोग लड़के का जन्म का सेलिब्रेशन करते हैं, लड़की को कोई देखता नहीं है। तो हम भी उनका लड़के का जन्म का सेलिब्रेशन वो लोग जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे। लड़के का सेलिब्रेशन, बर्थ का सेलिब्रेशन हम माँ को गिफ्ट देंगे, लड़की को गिफ्ट देंगे, हम सब सारे हॉस्पिटल में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको देंगे और एक खुशी का माहौल बनाएंगे।
उसके वजह से कम इन लोगों की सोच तो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक आप कदम लेना चाहते हैं कि आप अपने ज़रिए इनसे बिल ना लेकर सेलिब्रेशन कर कर इनकी थिंकिंग जो है, इनकी जो मेंटालिटी है उसे चेंज करने की एक कोशिश करें, ताकि लड़कियों को अभी से इज्जत देना सीखें। आप हमें ये बताएं कि आपने जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे बिल नहीं लेना, सेलिब्रेशन करना, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह का चेंज आपको दिखाई दे रहा है अब लोगों में? जब इनके यहाँ लड़की पैदा होती है तो क्या रिएक्शन होता है अब इनका? पहले तक इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं रहती है लड़के होने के बाद, लेकिन हम इतना ऐसा माहौल बनाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है होता है कि कोई लड़की को नहीं लेते, लेकिन हमारा स्टाफ लड़की को लेकर घूमता है हॉस्पिटल में कि लड़की है, हमारी लड़की है, सबकी लड़की है, बहुत अच्छी दिखती है। तो उनको वो दूर से देखते हैं। पहले तो इनको लगता है कि हम सब पागल है, कि इनका कोई रिश्ता नहीं, ये लोग ऐसा खुशियां मना रहे हैं, और हाँ लड़की होने के बाद हमारी लड़की है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो उनको पहले 2-3 दिन तो लगता है कि हम ही पागल है, लेकिन बाद में उनका सोच चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, हमारी गलती थी, अभी लड़की भी अच्छी है, ऐसी सोच होती है। बिल्कुल ठीक। हम ये कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से कि आपने एक सोची कि ये चेंज ला सकते हैं, आपने एक स्टेप लिया और आज आपको वो चेंज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हम भी सोचें कि हमें कोई चेंज लाना है सोसाइटी में, तो हमें ही पहला कदम उठाना है। अगर सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन्स के अलावा हम बात करें, जो आपने रिसेंटली स्टेप लिया है एसिड अटैक विक्टिम्स को, लड़कियों को फ्री ट्रीटमेंट देने की, तो वो कौन सी चीज़ थी जिसे देखकर आपको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि इनका ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए? पिछले 2 महीने में एक पेशेंट मेरे पास आया था, 2 महीना पहला, लगभग 40-40% बर्न था वो। तो उनको वो बोला कि अरे बर्न का हमारे इधर ट्रीटमेंट नहीं होता, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। तो वो बोले कि कितना खर्चा आएगा? तो उनको पता चला कि उन्होंने खर्चा फोन किया, पता चला कि पर डे 25-30 हज़ार तक खर्चा आता है बर्न का। तो लड़की की मां रोने लगी, बोले कि डॉक्टर इतना पैसा हमारे पास रहता हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, हाँ? तो हम क्यों नहीं हम वो लोगों का दहेज ही देते पूरा। हमने पूरा दहेज उनका दिया नहीं है, उसके वजह से उन्होंने हमारी लड़की को जला दिया, हाँ? तो हमारा तो मेन प्रॉब्लम पैसा नहीं है ना। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पर दिन हर डे बोल रहे हैं कि 25-30 हज़ार खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे हमको मालूम नहीं है। इसके वजह से मुझे उस टाइम लगा कि हमारा सेव गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम, लड़की बचाना बेटी बचाना प्रोग्राम पूरा नहीं है। क्यों नहीं हम एक अच्छा बर्न सेंटर चालू करेंगे कि ये सेंटर में जो भी कोई लड़की दहेज के लिए लड़की को ये लोग जला देते हैं, वो लड़कियाँ, जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है वो लड़कियाँ, या कोई औरत जिनके ऊपर कोई ऐसा अटैक होता है, उनका हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर जो करता है उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट होता है, बाकी कुछ चलता है, लेकिन उनको कौन बचा? उनको तो बचाना तो पहला प्रायोरिटी हमारी है ना। उनकी ट्रीटमेंट कैसा रहता है कि इतना एसिड अटैक का पेशेंट का ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस देखो, बर्न का पेशेंट का एक्सपेंसेस देखो, इतना हेवी रहता है कि मिडिल क्लास का कोई फैमिली नहीं कर सकता। तो उनका ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हम सबकी है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक बर्न सेंटर चालू करेंगे कि जिसके ऊपर, और जितनी भी कोई लड़की है, औरत है, जिनके ऊपर कोई ऐसा उनको जला दिया जाता है, एसिड अटैक होता है, कोई अटैक होता है, उनका पूरा ट्रीटमेंट फ्री करेंगे। किधर से भी आओ, ऐसा नहीं कि इधर से, बाकी स्टेट से आएंगे तब भी हम करेंगे, या दूसरे देश से आएंगे ना तब भी हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपके 3 कैंपेन्स चल रहे हैं, वन स्टॉप बर्न सेंटर, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड द फ्री चार्ज का। तो आप हमें ये बताएं कि इन तमाम कैंपेन्स में आपने अभी तक कितने लोगों की मदद की है, कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है? हमने कैंपेन चालू करने के बाद अभी तक मेरे ख्याल से 326 डिलीवरी फ्री की, उसमें से बहुत से सीजर भी है। उसमें वो 326 डिलीवरी में हमने कोई चार्ज नहीं किया, लड़की होने के बाद कोई चार्ज नहीं किया। और उनका पूरा 326 लड़कियों का बर्थ का सेलिब्रेशन हम सब हॉस्पिटल में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पूरे स्टाफ ने किया। उसके बाद जो हमारा NISO है, NISO शायद 5-6 महीना हुआ चालू हुआ, तो उसमें भी हम लगभग शायद मेरे ख्याल से 20-25 लड़की को फ्री ट्रीटमेंट किया है अभी तक, कि जिनका कोई चार्ज NISO का बिल नहीं लिया।
और बर्न सेंटर रिसेंटली अभी चालू किया 2 महीना, तो लगभग शायद 3-4 लड़की हो गई कि जिनका हम टोटली फ्री कर रहे हैं। ये जो आपका वन स्टॉप बर्न सेंटर आपने स्टार्ट किया है, इसे सेटअप करने के लिए आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कैसा है, ये तो पूरा 100% चैलेंजेस को सामना करना पड़ा। मेन प्रॉब्लम कैसा है, ऐसा सेंटर करने के लिए तो मेन पैसे की ज़रूरत रहती है कि उसके वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन लोग जुड़ते, मुझे मिल गए, बहुत से डॉक्टरों की टीम मिल गई, प्लास्टिक सर्जन की टीम मिल गई, सर्जन की टीम मिल गई, फिजिशियन की टीम मिल गई, कि उनको 4 साल से वो देख रहे हैं कि ये कैंपेन हम कर रहे, सच्चे दिल से कर रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम फीस नहीं लेंगे आपके साथ काम करने के लिए, अच्छा लग रहा है हमको, दिल से अच्छा लग रहा है। मुझे ये जगह की ज़रूरत थी, मैं तो खुद नहीं ले सकता था ना ये। तो एक शगुप्ता खान नाम की हमारी सोशल वर्कर है, हमारे ये कैंपेन में काम करती है, उन्होंने बहुत कम रेंट पे ये सब बिल्डिंग मुझे दी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मेन पैसे का प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी हम उनका टाइम पे रेंट नहीं देते, तो वो चलता है 2-2, 3-3 महीने पे हम कभी कभी उनको रेंट नहीं देता। मेरा स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी कभी उनकी सैलरी मैं टाइम पे नहीं देता, तब भी मुझे छोड़ के कोई नहीं जाता। उनको भी लग रहा है कि चलो एक अच्छे कैंपेन में हम काम कर रहे, पैसे के लिए तो सब करते काम, लेकिन कभी कभी एक अच्छे कैंपेन में काम करने का सेटिस्फेक्शन अलग रहता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर ये भी आपके एफर्ट्स को काफ़ी सराह रहे होंगे, इन्हें बहुत फ़ख्र हो रहा होगा कि आज हमारे मुल्क में आप जैसे लोग मौजूद हैं। आप हमें ये बताएं कि जो लोग आपको डोनेशन देना चाहते हैं तो वो किस तरह आपसे रब्ता कायम करें, किस तरह कॉन्टैक्ट करें? पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हॉस्पिटल के लिए मैं किसी का डोनेशन नहीं लेता, क्योंकि हम खुशी से प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत से मेरा स्टाफ मुझे सपोर्ट कर रहा है, जिनकी बिल्डिंग है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं रेंट के लिए। लेकिन जिनको कोई डोनेशन करना है, जिनको कोई हमें हेल्प करना है, तो उनका जो भी वो देंगे डोनेशन, हम लड़की के फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। जो भी कोई लड़की है उनके फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे, हम हॉस्पिटल के लिए नहीं लेते डोनेशन। लेकिन जितने लड़कियां हुई है हमारे हॉस्पिटल में या आगे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए उनको कोई हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उनको अच्छे स्कूल में डालेंगे, उनके लिए हम ये डोनेशन यूज़ करेंगे। उनको देना है वो मेडिकेयर हॉस्पिटल फाउंडेशन के नाम दे सकते हैं। उनके जो भी दिया है वो हम 100% यही कैंपेन के लिए उनका डोनेशन यूज़ करेंगे, और ये कैंपेन की एक देश में मूवमेंट, एक अच्छी मूवमेंट करने के लिए ये डोनेशन यूज़ करेंगे। नाज़रीन, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट गर्ल्स, और हमारा कुछ डोनेशन, हमारे कुछ पैसे किसी भी लड़की के मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके कैंपेन को सराहेंगे भी और इनकी मदद भी ज़रूर करेंगे। एसिड अटैक विक्टिम्स और बर्न अटैक विक्टिम्स का इलाज करने वाले डॉक्टर्स कैसा महसूस करते हैं और ऐसा करते वक्त इन्हें किस तरह का एहसास होता है, ये तमाम बातें जानी है हमारी करस्पॉन्डेंट मासूम फातिमा जाफरी ने। आइए देखें इनका क्या कहना है। नाज़रीन, अब मेडिकेयर हॉस्पिटल के आपको हम उस वार्ड में ले जाना चाहते हैं जहां पर बर्न पेशेंट्स को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, और यहाँ पर कुछ हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तो आइए आपको इस वार्ड में ले चलते हैं, आपको डॉक्टर से भी मिलवाते हैं और पेशेंट से भी मिलवाते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बर्न वार्ड के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर पेशेंट भी है और डॉक्टर भी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमोल हेंगे, आइए उनसे जानते हैं। सो जैसे कि ये बर्न वार्ड है, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से जो बर्न पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। 3 साल पहले हमारे मेडिकेयर हॉस्पिटल ने लड़की बचाओ ये अभियान चालू किया था। तो उसको और बढ़ाने के लिए हमने जो एसिड अटैक्स और जो डाउरी केसेस है उनको मतलब ट्रीटमेंट उनकी यहाँ पे फ्री होती है, और उनसे जो भी ट्रीटमेंट होगी, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी, जो कि बहुत कॉस्टली रहती है, जो कि नॉर्मल पीपल को नहीं परवड़ता के ट्रीटमेंट करे, अफोर्ड नहीं करते, तो उस विक्टिम्स की हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी ड्रेसिंग का चार्जेस हो वो भी है, हम नहीं लेते, हो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सारा जो ट्रीटमेंट है। आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक आपने कितने ट्रीटमेंट किए हैं और कितने सक्सेसफुली वो ट्रीटमेंट हुए हैं? अब तक हमने अभी 2 महीने पहले ये चालू हो गया है बर्न वार्ड,
तो 2 महीने चालू होने के बाद हमने अभी तक 6 से 7 जो विक्टिम्स है उनको ट्रीटमेंट दिए और सक्सेसफुली वो रिपेयर भी हुए और बहुत खुश लगते थे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी में अभी फ़िलहाल बहुत ऐसे एसिड विक्टिम्स वगैरह चालू है, एसिड अटैक। अभी दिल्ली में डॉक्टर पे भी एक एसिड अटैक्स हो गया है। तो ये प्रिवेंशन करने के लिए और सोशल अवेयरनेस के लिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं और लोग इसमें बहुत खुश हैं और हमको बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमको भी बहुत प्राउड हो रहा है कि हम मेडिकेयर हॉस्पिटल में काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिक्के के 2 पहलू है। एक जगह पे जहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह के लोग अंजाम दे रहे हैं, एसिड अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे डॉक्टर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका इलाज करते हैं। वाकई बहुत ही काबिल तारीफ बात है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि इस हॉस्पिटल में 22 ईयर ओल्ड जिस पे डाउरी की वजह से उसे जला दिया गया था, उसका आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया था। तो हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। अभी वो जो इंडिया में सबसे मोस्टली अभी प्रॉब्लम, सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम एसिड अटैक्स तो है ही, पर डाउरी केसेस जो कि है कि दहेज मांगते हैं अरेंज मैरिज के लिए, और मैरिज हो भी गया तो और ज़्यादा दहेज मांगने के लिए बीवी को टॉर्चर करते हैं। बहुत से ऐसे हस्बैंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है कि जो कि बीवी को टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं। तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि बाप के पास कुछ पैसा नहीं रहता है। इंडिया मतलब थोड़ा गरीबी देश बोले तो चलेगा, तो उनके पास पैसे नहीं रहता, शादी में बहुत खर्चा हो जाता है। तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता, तो सुसाइड एक अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड के लिए ट्राई करते हैं, खुद को जला लेते हैं। नहीं हो गया तो होमिसाइडल अटैक भी करते हैं बाय हस्बैंड्स या और फैमिली मेम्बर्स जो है उनको जलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो विक्टिम्स है, जो कि पीड़ित महिला है, उनको बचाने के लिए और उनको जो भी उनका जो सोशल स्टिग्मा हो गया है, क्योंकि जल गया तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाती है, चेहरा खराब हो जाता है, तो उनको समाज में भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो उनको बचाने के लिए हम ये पब्लिक अवेयरनेस भी करते हैं, रैली निकालते हैं और दहेज जो भी लेगा उनको भी प्रिवेंशन करते हैं, और ऐसे जो विक्टिम्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सब बहुत ही आला काम कर रहे हैं, बहुत ही आला काम को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर आप जो पेशेंट देख सकते हैं उनकी मॉम हमारे साथ है, तो आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस ट्रीटमेंट के बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या कहना है, और आपकी जो बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ हम आए ना तब मेरे लड़के बेशुद्ध थे और इधर आके अच्छे है अब, और ये डॉक्टर ने हमें ये रूम का भाड़ा नहीं लेने का, और सब कुछ देखते हैं अच्छे से। नाज़रीन, मेडिकेयर हॉस्पिटल ने और डॉक्टर गणेश राख ने कई बच्चियों के मुस्तकबिल को संवारा है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज भी इनकी तारीफ करते नजर आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पेशेंट मौजूद है जिन्होंने अपनी बच्ची की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में की थी, और वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी। आइए देखें इनका क्या कहना है। आप हमें ये बताएं कि जब आपकी डिलीवरी हुई, आपको माशाल्लाह से इतनी क्यूट बच्ची हुई, तो आपके घर वालों का और आपका रिएक्शन क्या था? घर वालों का तो रिएक्शन बहुत ही ख़राब था। वो लोगों को जब मैं प्रेग्नेंट रह गई थी ना, तब सास और शोहर भी ये सब लोग मुझे कह रहे थे हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, परेशान हो गई ना। अभी पहली बार डिलीवरी थी तो मायके में होती है, मायके की भी हालत थोड़ी ख़राब थी। फिर वो लोग ससुराल वालों ने मुझे कहा अगर लड़की हो गई तो हम तुमको मायके को वापस छोड़ देंगे, लड़का होगा तो संभालेंगे। फिर ऐसे ही पता चला कि मेडिकेयर हॉस्पिटल है हड़पसर में, वहाँ पे लड़की हो गई तो डिलीवरी फ्री में होती है। फिर और थोड़ा दिल को थोड़ी नहीं क्या तसल्ली मिल गई ना। फिर यहाँ पर आई डिलीवरी होने के बाद। फिर भी बाद में से लड़की होने के बाद भी घर पे थोड़ी सी परेशानी हो गई, लेकिन अभी थोड़ा है, फिर भी है थोड़ी सी तकलीफ है। लड़का ही चाहिए था उन्हें पहले से, और मुझे लड़की चाहिए थी। जी हाँ नाज़रीन, तेजी से बढ़ रहे इन अटैक्स पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत से जवाब मांगा है इन अटैक्स और इन अटैकर्स के रिलेटेड केसेस पर, जहां पर कानून की गिरफ्त कुछ ढीली ही नजर आती है। ये हाल सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि यही हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये अटैक्स एशिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि हिंदुस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन
बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अक्सर कानून इसमें कुछ कमी करता हुआ नजर आता है। जी हाँ नाज़रीन, एसिड अटैकर्स के लिए कानून देता है 10 सालों की कैद। कानून ने एसिड अटैकर्स के लिए 10 सालों की कैद रखी है, जबकि ये मुजरिम इन सजाओं से कई ज्यादा के हकदार हैं। जी हाँ नाज़रीन, मुस्तकबिल बदलने की ताकत हम तमाम में है, बस हमें कोशिश ये करनी है कि वो पहला कदम लें ताकि समाज में चल रहे, माशरे में चल रही तमाम बुराइयों को हम एक एक करके रोक सकें। यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर गणेश राक और उनकी पूरी टीम का, और उन्हें हम भी सराहते हैं इनके नेक काम के लिए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक बार हम हाजिर होंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज।